आज जो मुद्रा सॉरी पहले ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग हम जो करने वाले हैं इसको कहते हैं ओजाई प्राण। ओजाई प्राण संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है, क्योंकि इसमें एक टेक्निक है जो इसके नाम को ज़ाहिर करती है, ओजाई। ओजा ये जो गले के अंदर सांस को महसूस करना, हम आम रूटीन में जब सांस लेते हैं तो नाक में महसूस करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। योगी जो होता है, जो प्योर योगी होता है, जो सूर्यशास्त्र को जानता है, जो प्राणायाम को जानता है, वो कभी भी कोई भी सांस लेगा तो वो उसको ओजा में लेगा। ये जो गले के अंदर सांस को महसूस करता हुआ लेगा, उसकी फीलिंग गले के अंदर सांस टच होते हुए जाएगी, और जब सांस को निकालेगा तो उस गले के ऊपर टच करते हुए सांस को निकालेगा। ओजाई प्राण एक टेक्निक है जो कि गले के अमराज के लिए बहुत ही मुनासिब है। जिनको गले के प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स के इशू हैं, जिनको फ्लू का इशू होता है, कफ का इशू होता है, किसी किस्म का भी उनको जो है वो ENT का प्रॉब्लम होता है, अगर उसके कानों में भी इन्फेक्शन होता है तो ये काम करती है। ओजाई प्राण आपको हर किस्म के जो बलगमी अमराज हैं उनमें भी फ़ायदा पहुँचाती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जिस्म के अंदर है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इन्फेक्शन आपके किसी भी जगह पे हो, गले के अलावा भी, तो इन्फेक्शन कम करती है, क्योंकि ये बलगमी अमराज को कम करती है ओजाई प्राण। एक जैसे मैंने डिस्कस किया कि टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि गले को सुकेड़ना है, आपने नाक दोनों नथनों से सांस खींचना है, दोनों नाक से सांस आपने खींचना है, आहिस्ता आहिस्ता गले को सुकेड़ के गले को अंदर की तरफ खींचते हुए सांस को गले के ऊपर महसूस करेंगे और एक आवाज़ निकालेंगे जिस तरह अक्सर हम बचपन में निकालते थे। और सांस निकालते हुए राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें, लेफ़्ट साइड से सांस निकालेंगे। चंद्रा साइड को सांस को निकालेंगे, सूर्या साइड को नहीं निकालेंगे। दोनों नथनों से सांस को नहीं निकालना। योगा के मुताबिक राइट साइड सूरज के साथ ताल्लुक़ है, लेफ़्ट साइड चांद के साथ ताल्लुक़ है। इसको सूर्या भेदी कहते हैं, इसको चंद्रा भेदी कहते हैं। अगर आप राइट साइड से सांस लेते हैं या निकालते हैं, ये सूर्या भेदी है। भेद जिस तरह कहते हैं, कोई जैसे कोई खुफिया चीज़ होती है, भेद उसको कहते हैं ना, भेदी इसका नाम है। सूर्या भेदी और चंद्रा भेदी, सूरज का भेद और चांद का भेद, याद रखिएगा इसको भेदी क्यों कहते हैं। राइट साइड से सूरज की एनर्जी जाती भी है और निकलती भी है, और लेफ़्ट साइड से चांद की एनर्जी जाती भी है और निकलती भी है। तो अगर आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ़्ट साइड से चंद्रा भेदी को खारिज करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट आएगा। दोनों नथनों से सांस को खारिज करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। फिर एक दफ़ा करते हैं कि गले को सुकेड़ते हुए सांस को गले के ऊपर महसूस करते हुए, यहाँ पे महसूस नहीं करना, नाक के अंदर सांस को महसूस नहीं करना, आपने सांस को महसूस गले के अंदर करना है, और गले को सुकेड़ते हुए सांस साउंड के साथ लेना है। और सांस निकालना लेफ़्ट साइड से है। बहुत तहम्मुल से, बहुत आहिस्ता। एक बार फिर करते हैं। इसकी एक एहतियात याद रखिएगा, ये गले के अमराज का इलाज है, लेकिन गला ख़राब हो तो इसको नहीं करना चाहिए। गला, आपके टॉन्सिल्स आपके एक्टिव हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है और आप उसमें से गुज़र रहे हैं प्रॉब्लम में से, तो फिर आपने इसको नहीं करना। आप इसको इसलिए करेंगे कि गला ठीक रहे, गला ख़राब ना हो। तो जिनको गले के अमराज हैं वो इसको पहले करें, गला ख़राब ना होने दें। ये आपके गला ख़राब होने से रोकेगी आपको, तो आपके गले को बेहतर रखेगी, सेहतमंद रखेगी। तो इसकी एहतियात याद रखिएगा, कभी भी गला ख़राब हो तो इस तरह नहीं करना, वरना गला और ख़राब हो जाएगा। तो बाद में फिर ये लोग कंप्लेन ना करें कि जी आपने बताया था गले ख़राब के लिए ये बड़ी बेहतरीन ब्रीदिंग है, तो इससे तो और ख़राब हो गया। तो इससे ख़राब हो जाएगा, अगर ख़राब है तो उस वक्त नहीं करना है इसको, एहतियात याद रखिएगा।
या आपका गला ठीक हो गया है और आप ये चाहते हैं कि अब मैं गले को बग़ैर मेडिसिन के जो है वो ठीक रख पाऊँ, अब मैं इसको कोशिश करूँ कि मेडिसिन ना लूँ और गला मेरा काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर शदीद गला ख़राब है तो इसको नहीं करना आपने। ओजाई प्राण याद रखिएगा, ठीक है। ओजा में सांस को लेना, ये गले के अंदर महसूस करते हुए। मुद्रा हमने आज जो करना है, ये रिंग फिंगर को फोल्ड कर लें और इसके ऊपर अंगूठा रख लें। ये सूर्य मुद्रा है, सूर्य मुद्रा। इसका नाम सूर्य मुद्रा इसलिए है कि ये जो रिंग फिंगर है इसका मट्टी के साथ ताल्लुक़ है। ये 5 एलिमेंट्स जो इंसान जिससे बना है, पांचों एलिमेंट आपकी उंगलियों में शो होते हैं। मुद्रा का इल्म समझने के लिए ये पांचों एलिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ कि आपका अंगूठा जो है ये इसका ताल्लुक़ हरारत के साथ है। 5 चीज़ें से इंसान बना है: हरारत, हवा, रूह, मट्टी, पानी। तो क्रिएटर ने बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है। अगर आप हाथ की शेप को देखें तो रूह ऊपर से आई है आसमान से, सबसे ऊपर ये रूह है और मट्टी और हवा बराबर है, बिल्कुल बराबर है। राइट साइड पे हवा है और ये मट्टी है और मट्टी के नीचे पानी है, मट्टी के नीचे पानी है। देखिए क्रिएटर ने कैसा डिज़ाइन किया है, याद रहेगा आपको। और ये हरारत बिल्कुल साइड पे है, हरारत बिल्कुल एक साइड पे है। तो ये 5 एलिमेंट्स इंसानी जिस्म के, इसी के ज़रिए मुद्रा का इल्म चलता है। हरारत, हवा, इसको वायु कहते हैं, इसको आकाश कहते हैं, रूह ऊपर आसमान, आसमान के साथ इसका ताल्लुक़ है बड़ी उंगली का। और ये मट्टी, पृथ्वी कहते हैं इसको। और ये नीचे जो है इसको कंशठा कहते हैं, ये बिल्कुल वर्ण भी कहते हैं ये छोटी उंगली को। और सूर्य मुद्रा इसको इसलिए कहते हैं कि ये हीट पैदा करता है जिस्म के अंदर और चर्बी को ख़त्म करता है। जिनके जिस्म के ऊपर बहुत सारी चर्बी है, ये इस तरह बनाएं, कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा आपने इसको बनाना है। आप कम से कम जब भी बनाएं 5 मिनट बनाएंगे। अगर 5 मिनट बनाते हैं तो फिर आपको ये 12 दफ़ा करना पड़ेगा दिन में, फिर 1 घंटा होगा। तो अगर आप 10 मिनट एक वक्त में बनाते हैं तो 6 दफ़ा कर लेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो ये सूर्य मुद्रा आपके हीट बढ़ाता है। जिनको, लेकिन याद रखिएगा, जिनको गर्मी के मसाइल हैं, जिनके जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा है, जिनको बहुत ज़्यादा फील होती है गर्मी, पसीना ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा उनको अनईज़ी फील होता है गर्मियों के दिनों में, तो उनको इस चीज़ से थोड़ा परहेज़ करना है। वो 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा ना बनाएं, मतलब वो एक सेशन में ही कर लें, एक नशिस्त में ही कर लें, 10-15 मिनट बस काफ़ी है। 1 घंटा वो करेंगे जिनको किसी किस्म के गर्मी के मसाइल नहीं है। ये हीट को बढ़ाता है जिस्म के अंदर और इससे फिर सिर्फ वेट कम नहीं होता, ये आपकी स्किन को भी निखारता है। आपके जिस्म के अंदर अगर बहुत ज़्यादा नरमाहट है, आप बहुत लचकदार जिस्म आपका जैसे वो है ना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप जैसे बिल्कुल फाख्ता के फार्मी से जिस्म है आपका, तो आप इसको करते हैं तो इससे मजबूती भी आती है पट्ठों की। जिनको पट्ठों की कमज़ोरी है वो सूर्य मुद्रा करें, ये पट्ठों को मजबूत भी करता है। जैसे मट्टी को आग के ज़रिए पका के ईंट बनती है, तो ये हरारत को आपने मट्टी के ऊपर रखा हुआ है, आप मट्टी के ऊपर हरारत को दे रहे हैं। जैसे मैंने 5 एलिमेंट आपको बताया ना, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा पहुँचाएगी इसको समझने में, मुद्रा को। तो आपने मट्टी के ऊपर जब हरारत देनी है तो इसने पकना है, आपके पट्ठे मजबूत होंगे इससे। ये ताकत देता है, ये एनर्जी पैदा करता है जिस्म के अंदर। जिनको सुस्ती रहती है वो भी कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं, और जिनका बीपी लो रहता है वो भी करें, क्योंकि ये पकाएगा, उठाएगा आपको, हरारत देगा, जगाएगा आपको। तो ये सूर्य मुद्रा बड़ा बेहतरीन मुद्रा है इस हवाले से, एनर्जी के हवाले से। तो आज हम कुछ सिटिंग जो पोजेस करेंगे। पहले हमने जितनी भी क्लासेस की हैं उसमें हमने स्टैंडिंग पोजेस किए। पहला जो पोज़ करेंगे, माइक ऑफ कर लें। आज हम जो पहला जो पोज़ करेंगे इसका नाम है पद्म आसन। पद्म आसन इसको संस्कृत ज़ुबान में कहते हैं, इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसको कंवल आसन कहते हैं। और इसका नाम कंवल आसन क्यों रखा, इसको इंग्लिश में लोटस पोज कहते हैं। और इसका नाम कंवल आसन क्यों रखा गया, इसके कुछ फ़ायदे ऐसे हैं कि ये इंसान के अंदर खूबियाँ लेके आता है, कंवल के फूल की तरह, कि गंदगी में उगता है लेकिन उसके पत्ते साफ़ होते हैं।
तो योगा ये कहता है कि जो पद्म आसन लगा के बैठता है, पद्म आसन में बैठता है, या कमल आसन जिसको उर्दू में कहते हैं, कमल आसन में बैठता है, कमल आसन लगाए रखता है, तो उसके अंदर ये वाली खूबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि उसके ऊपर नेगेटिविटी के असरात नहीं आते। जो माहौल के नेगेटिव असरात होते हैं, आपने इस माशरे में रहना है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आपके दिमाग में नहीं रह जाएंगी। जैसे बहुत सारी चीज़ों में इंसान नेगेटिव चीज़ों पे अक्सर देखा होगा लोग ज़्यादा रह जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों को सोचते रहते हैं, दिमाग के अंदर नेगेटिव ख्यालात बढ़ जाते हैं। तो ये नेगेटिव ख्यालात को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, ताकि ख्यालात तो जो है वो एक रोकना एक अलग से प्रोसेस है, योगा उसका अलग से है, लेकिन ये एक ऐसा पोज़ है जो आपके जहन को साफ़ करता है, सोचों को प्योर करता है, थॉट के प्रोसेस को प्योर करता है। अगर आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे सोचने वाले इंसान बने, तो आप कमल आसन में बैठा करें। आप शुरू में अर्धा कमल आसन लगाएंगे, आधा ऐसे एक पाँव रख लें। अच्छा, इसमें गलती ये है कि अक्सर लोग ऐसे पूरा पाँव ऊपर रख लेते हैं, ये कमल आसन नहीं है। मैं आज आपको बड़ी क्लियरली बातें बताऊंगा कि कमल आसन बहुत आसान है, लोगों ने मुश्किल बनाया इसलिए कि इस तरह गिरा लगाना मुश्किल है। हम तो लगा लेते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन आम इंसान के लिए इस तरह गिरा लगाना मुश्किल होती है। तो सही कमल आसन क्या है, सही करना है हमने, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं शो करनी। आपके जो बिल्कुल थाई का जो नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ से थाई शुरू हो रही है, आपने इस पाँव को वहाँ टिकाना है और दूसरे पाँव को भी बिल्कुल उसी जगह पे लेके आना है। ये है कमल आसन। क्रॉस करके इसको करीब करना कमल आसन नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे रख के और फिर दूसरे पाँव को भी इसके ऊपर चढ़ा के, ये वाला कमल आसन नहीं है। इसका फ़ायदा नहीं होगा, इससे घुटने ख़राब हो जाएंगे, इससे आपके घुटनों की अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी। एक ऐसा ट्विस्ट आएगा घुटने के ऊपर कि घुटना आपका सारी ज़िंदगी ख़राब रहेगा। तो याद रखिएगा, आप कोई भी पाँव पहले ऊपर रख सकते हैं, इसको ऐसे रखा और दूसरे पाँव को भी इसके ऊपर ले आए। अब ये आपकी जो पाँव की शेप है, ये आपके तलवे ऊपर की तरफ होंगे, आपके चेहरे की तरफ। अगर आप पाँव ऊपर रखते हैं तो तलवे आपके पीछे की तरफ चले जाते हैं, तो ये पाँव के तलवे आपके ऊपर की तरफ आ जाएंगे जब आप इसको सही करेंगे क्रॉस। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी? इसकी प्रैक्टिस यूँ करनी पड़ेगी कि जो लोग नहीं कर पाते उस तरह एक पाँव रखें, एक पाँव को ऊपर रखा और अपनी कमर को सीधा रखते हुए बेंड करें जिस तरफ पाँव हैं। अब इसके ऊपर स्ट्रेच आएगा थाई के ऊपर। कोशिश करें कि अपनी ठोड़ी को टच करने की कोशिश करें, जितना आसानी से आप कर सकते हैं, कमर को सीधा रखते हुए। फिर दूसरी साइड से कर लें। ये आप थोड़े दिन इस तरह प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपसे कमल आसन लगना शुरू हो जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपके अपर थाई के मसल स्टिफ होते हैं, जिसकी वजह से ये कमल आसन नहीं लगता। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी आसानी से आपने जहाँ से आपके बिल्कुल एड़ी आपकी आपके मसाने के बिल्कुल साथ टच होगी, यहाँ पे आप थाई के ऊपर रखेंगे और दूसरे पाँव को फिर बिल्कुल आसानी से इसके ऊपर ले आएंगे। ये पैरों के करीब से आपकी जो है वो कनेक्शन होगा, आपके टखने के साथ मिलेंगे, और इसको कहते हैं कमल आसन। और पूरा ना भी लगा सकें तो आधा लगा के बैठ जाएं। आधा तो हर कोई लगा सकता है, इसमें कोई मुशक्क़त वाली बात ही नहीं है, और वही फ़ायदा होगा जो पूरे का फ़ायदा है, वही आधे का फ़ायदा भी होगा। तो इस तरह आप बैठे रहा करें। आप जब भी बैठें, आप कमल आसन में बैठें, ये आपकी सोचों को प्योर रखेगा। जिस तरह कमल का फूल गंदगी में उगता है लेकिन उसके पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। इसका नाम रखने की वजह ये है कमल आसन, कि कमल आसन का जो फूल है वो अपने पत्ते प्योर रखता है, साफ़ रखता है, वो लगता ही नहीं कि किसी गंदगी में पौधा उगा हुआ है। तो ये एक अच्छा पोज़ है, इसको किया करें आप। इसके बाद आज हम जो पोज़ करेंगे इसको कम लोग जानते हैं डिटेल में। इसका नाम है जानु शीर्षासन। संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। जानु कहते हैं घुटने को संस्कृत ज़ुबान में, जानु, और शीर्ष कहते हैं माथे को। ये जो सर है आपका, इसको शीर्ष कहते हैं। माथे को जो है वो सर को घुटने की तरफ लेके आना,
घुटने को टच करना नहीं है इसका नाम, कहीं भी टच का लफ्ज़ नहीं आया। बहुत सारे लोग जब भी इसको करते हैं तो कहते हैं कि अपने माथे को घुटने के साथ जोड़ना इसका नाम है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये अपने सर को घुटने की तरफ लाने का नाम है, लेकिन आपने टच क्या करना है हम इसको डिस्कस करेंगे। जानु शीर्षासन 3 हैं, जो जानु शीर्षासन की टेक्निक्स 3 हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और फिर जो प्रीवर्त जानु आसन है, जानु शीर्षासन, वो भी करेंगे। और इसमें फिर आगे बहुत सारी ऐसी वेरिएशंस हैं जिनको हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इस तरह बैठते हैं और अपने पैर को थाई के साथ जोड़ लें, आपको नज़र आ रहा है मेरा पाँव, ये पाँव को बिल्कुल थाई के साथ जोड़ लें। अब अब इसमें पहली गलती हम क्या ख़त्म करेंगे कि पंजे को खींच के नहीं करना। बहुत सारे लोग पंजे को खींच के करते हैं तो उनके ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और ये काव मसल्स हैं ये इतने ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं कि इन पे इंजरी हो जाती है, मसल इंजरी होने का ख़दशा बढ़ जाता है और ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू होती है, टांगों में बजाय फ़ायदे के नुकसान की तरफ चले जाती हैं। आपने पंजे को आगे खींचना है, योगा के मुताबिक पंजे को आगे खींचना है। जब भी आपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को बैठ के स्ट्रेच करना है, क्योंकि आपकी जो कमर है इसकी अलाइनमेंट नहीं है, आपके इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आपकी कमर की अलाइनमेंट आप एक माहिर की तरह, योगी की तरह रख सकें। इसमें सबसे बड़ी टेक्निक ये है कि कमर को सीधा रखते हुए अपनी बॉडी को दरमियान से मोड़ना है। जब हम माथे को टच करेंगे तो ये अपर बैक गोल हो जाती है, आपकी अपर बैक आपकी गोल हो गई, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है माथे को टच करना। इस आसन का जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं होता। इससे आपके शोल्डर के पीछे स्ट्रेच आता है, आपके जो अपर बैक है उसके ऊपर खिंचाव आता है, आपके जहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए वहाँ नहीं आता। आपके जो हिप के बिल्कुल नीचे जगह है वहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए। उसमें करना क्या है कि आपने अपनी कमर को सीधा रखते हुए पंजे को आगे खींच के रखिए, अपने हाथों को आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ स्ट्रेच करें और अपने पेट को थाई के साथ जुड़ने दें। पंजा खींच के रखिएगा, एड़ी पकड़िएगा। अगर आप यूं ही इधर नीचे कर लें तो आपका स्ट्रेच ख़त्म हो जाएगा। आप फील करें, जैसे ही आप कमर गोल कर लेंगे तो टांग के नीचे स्ट्रेच ख़त्म हो जाएगा। हो रहा है ऐसे, जैसे ही आप कमर को गोल करते हैं तो आपका स्ट्रेच ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही आप कमर को, सीने को उठा के रखते हैं, अपना सीना उठा के रखिए, सीने को उठा के रखिए, अपने पेट को थाई की तरफ टच करने की कोशिश करें, पेट को आहिस्ता आहिस्ता। माथा टच करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आसानी से आगे आ सकते हैं। नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप नीचे आते जाएंगे ये आपका स्ट्रेच ख़त्म हो जाएगा। आपके टांग के पीछे जो स्ट्रेच आ रहा है हैमस्ट्रिंग मसल पे, इसमें थाई, ये जो काफ मसल पे स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। जानु शीर्ष आसन में आपके काफ मसल पे स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, आपके हैमस्ट्रिंग मसल पे स्ट्रेच आना चाहिए, थाई के नीचे आपके स्ट्रेच आना चाहिए। अगर आप यूँ खींच के करते हैं तो ये सारा स्ट्रेच आपके काफ मसल पे आता है, तो जो कि इसका मकसद ही नहीं है, इस पॉज का मकसद ही नहीं है। इसका मकसद हैमस्ट्रिंग मसल्स है। तो फिर याद रखिएगा कि अपने खींच के रखें, बिल्कुल आपके जो पाँव हैं पंजे को खींच के रखें और अपनी कमर को सीधा रखते हुए आप शुरू में एक रस्सी का सहारा भी ले सकते हैं या बेल्ट का सहारा भी ले सकते हैं। आप एक बेल्ट ले लें और बेल्ट को पाँव के इर्द गिर्द से गुजार लें और उसको पकड़ के आप उसकी मदद से आगे आएँ, अपनी कमर को सीधा रख के, या कोई दुपट्टा, कोई भी चीज़, कपड़े का पीस। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए आप किसी दूर जगह पे रस्सी को बांध लें, उसको खींचें, उसको खींचते हुए आगे बढ़ें। लेकिन याद रखिएगा कमर सीधी रखनी है, आपकी कमर गोल नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपने दूर किसी चीज़ को कपड़ा बांध लिया, आप उस कपड़े को पकड़ के ऐसे खींचते हुए आगे बढ़िए, पाँव खींच के रखिएगा आगे। ये इसकी ट्रेनिंग है। ये है सिंपल जानु शीर्षासन।
अब हम दूसरा जानु शीर्षासन करेंगे, उसको कहते हैं भदर जानु शीर्षासन। बहादुर नहीं, वो तो वीर बहादुर एक अलग था, ये भदर, बे हे अलिफ, बे हे दाल, भदर, भदर जानु शीर्षासन। उसमें क्या करना है कि आपने इसके ऊपर बैठ जाना है पाँव के, और फिर स्ट्रेच करना है आपने कमर को सीधा करके। इस पे ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। पाँव के ऊपर आपने बैठ जाना है। यह है बदर जानु शीर्षासन। फिर देख लें कि आपका घुटना ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो है ना, ये पहले लेटा हुआ है आपका, ये थाई लेटी हुई है। फिर आप इसको शिन के ऊपर आ जाएंगे, शिन के ऊपर, शिन के ऊपर आके अपनी कमर को सीधा रख के आगे खींचिए। ये इस पे ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। अब तीसरा है बग शीर्षासन, जानु शीर्षासन। बग, बग जो है उसमें फिर आपने अपने पाँव को ऐसे पंजे को रखना है और एड़ी आपकी जो है पेट के साथ टच होगी। पाँव मेरा नज़र आ रहा है सबको? पाँव की एड़ी को ऊपर निकालिए, इस तरह आपके पेट के साथ टच होगी, आपकी एड़ी आपके पेट के साथ टच होगी और इसी तरह आपने आगे बढ़ना है। ये पाँव मेरा नज़र आ रहा है सबको? पाँव आपका ऐसे रखेंगे और ये एड़ी आपके नाफ के साथ टच होगी। नज़र आ रहा है सबको जी? जी जी, इस पोजीशन में, इस, तो ये बग जानु शीर्षासन जो सबसे एडवांस बग जानु शीर्षासन है वो ये वाला है। बग संस्कृत ज़ुबान में कीमती को कहते हैं, कीमती, वेल्थ को वेल्दी जो चीज़ होती है उसको बग कहते हैं संस्कृत ज़ुबान में। और अब हम करेंगे प्रिवर्त जो है वो जानु शीर्षासन। उसके लिए आपको ऐसे थोड़ा सा खोल लेंगे घुटने को। अब ये पाँव आपका थाई के साथ टच नहीं होगा, अब इसको खोल लेंगे, थोड़ा वाइड कर लेंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा अपनी टांगों को खोल लेंगे। अब आपके पाँव को थाई के साथ नहीं जोड़ना, ठीक है जी। अब इसको शुरू में कैसे करेंगे? शुरू में करने का तरीका क्या है और फिर इसका, ये मेरा मैट पूरा नज़र आ रहा है सबको? जी 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 जी। अब शुरू में करने का तरीका ये है कि आप अपने ये शोल्डर को इस तरह खींचें, इस तरफ, टांग जो सीधी है दोनों हाथ इधर रख लें, अपने शोल्डर को लेके आएँ। अच्छा, ये जिनके रीढ़ की हड्डी में नसें प्रेस हैं, ये उसके लिए बेहतरीन आसन है। जिनको शैटिका नर्व प्रेस है ना, ये मोहरों को खोलता है साइड से। अगर आप टेक्निकल करते हैं, अगर आप ख़राब करते हैं तो और ख़राब हो जाती हैं। याद रखिएगा कि ये मोहरों को खोलता है, उसमें जो नसें फंसी हुई हैं उसको रिलैक्स करता है। करना लेकिन ये है कि ऐसे नहीं करना, फॉरवर्ड बेंड नहीं करना, इसमें साइड बेंड करना है। ये आपके यहाँ स्ट्रेच आना चाहिए बिल्कुल हिप के ऊपर। आप ऐसे टच करें, नीचे एल्बो को टच करें और इस हाथ को ऊपर से लेके आएँ, अब स्ट्रेच और बढ़ जाएगा। अच्छा, शोल्डर, ये अपनी आर्म पिट से बगल से ऊपर देखने की कोशिश करें, ये प्रैक्टिस हो रही है। प्रिवर्त जानु शीर्षासन। फिर वापस आ जाएं। अब फिर दोबारा एल्बो नीचे रखिए, एल्बो नीचे अपने घुटने के आगे और बिल्कुल ऊपर देखते हुए अपने हाथ को और बढ़ाइए जितना आगे लेके जा सकते हैं, और फिर वापस। फिर आप जितना आसानी से पकड़ सकते हैं और फिर ऊपर देखिए, और ये वाले हाथ को यहाँ रख लीजिए ऊपर,
थाई के ऊपर। जी नज़र आ गया सबको? ये आपका हाथ थाई के ऊपर आए, ये हाथ थाई के ऊपर आ जाएगा, ये हाथ थाई के ऊपर, और इस एंगल में आप अपने साइड बैंड में पकड़ेंगे और पूरा साइड बैंड पर रखेंगे अपने आप। तो इसकी एक और भी शक्ल है, ये इसकी बेसिक है, परिवर्त जानु शीर्षासन, ये इसकी बेसिक है। अब हम इसकी एडवांस की तरफ चलते हैं। वो भी बेसिक में ही आता है, लेकिन उसको इसका एडवांस कह सकते हैं। इस तरह बैठिए, जी इस तरह बैठिए। आवाज़ आ रही जी? हाँ जी, इस तरह बैठिए। अब इस हाथ से ये घुटने पर रखिए हाथ, और इस हाथ ये करिए, ये हाथ साइड बैंड ऊपर देखते हुए इसको खींचिए जितना खींच सकते हैं, और ये नीचे टच कीजिए। इस घुटने को दूर करना है और कान को यहाँ टच करना है, कान को, ये नीचे वाले कान को इधर लेके आना है। इससे ऐसे अंदर से भी पकड़ सकते हैं, बाहर से भी पकड़ सकते हैं, जैसे आसानी हो। और इसको दूर करते हुए परिवर्त जानु शीर्षासन। तो ये करते क्या हैं? ये आपके अंदर चुस्ती लेके आते हैं, आपके अंदर एनर्जी लेके आते हैं। ये आसन, ये आपके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उसको बेहतर करते हैं। ये आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। ये आपके जिस्म के अंदर मजबूती लेके आते हैं, टांगों के अंदर मजबूती लेके आते हैं। ये आप के अंदर जो बैक पे खिंचाव रहता है, जो सारे मसाइल पीछे आते हैं, कमर के पीछे खिंचाव, टांगों के पीछे खिंचाव, ये उससे निकालते हैं, आपको फ्रेश करते हैं। ये आपके जिस्म को मुतवाज़न करते हैं। ये आपकी बॉडी की अलाइनमेंट भी करते हैं, जैसे हम गाड़ी की अलाइनमेंट कराते हैं, ये आपकी बॉडी की अलाइनमेंट भी करते हैं अगर आप सही एंगल में स्ट्रेच देते हैं। अब हम इसको और एडवांस में लेके जाएं तो फिर हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जो है वो फिर दोनों टांगों को इकट्ठे किया जाता है। दोनों टांगें सीधी कर लें। पश्चिमोत्तानासन करने से पहले दोनों हाथ पीछे रख लीजिए और अपने पैरों को थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए। वीडियो ठीक आ रही है जी? ठीक है जी, जी ठीक है। ये अपने पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया करें, और फिर आप उसी टेक्निक के साथ दोनों पैरों को खींच के रखें। और अगर शुरू में आप बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, कपड़े का। अपनी कमर को सीधा रखते हुए, अच्छा इसमें टच करना ये कोई टेक्निक नहीं है। जब टच करते हैं तो आपके सीने के पीछे खिंचाव आता है, इससे आपकी अलाइनमेंट ख़राब होती है। आपने कमर को सीधा रखते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह कमर सीधी ऊपर, सीना उठा के रखिए और अपनी एड़ियों को पकड़िए। जितना सीना उठाएंगे उतना स्ट्रेच बढ़ेगा, जितना सीना उठाएंगे उतना स्ट्रेच बढ़ेगा। हैमस्ट्रिंग मसल पे, ये थाई के पीछे स्ट्रेच आना चाहिए, थाई के बिल्कुल पीछे स्ट्रेच आना चाहिए, काफ मसल पे स्ट्रेच नहीं आना चाहिए।
फिर देखिए, अपने कमर को सीधा रखते हुए सीने को जितना आप ऊपर उठाएंगे, आप फॉरवर्ड बेंड में जितना बैक बेंड लेके आएंगे ना कमर का, उतना ही फ़ायदेमंद आपके लिए पोज होगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। फॉरवर्ड बेंड के अंदर अपनी कमर को बैक बेंड की पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। होगी तो सीधी, लेकिन आपने फोकस ये करना है जैसे आप बैक बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपके हैमस्ट्रिंग मसल पे स्ट्रेच आएगा। तो ये पश्चिमोत्तानासन है और इसको भी परिवर्त कर सकते हैं। परिवर्त पश्चिमोत्तानासन भी है। एक सिंपल पश्चिमोत्तानासन है और एक परिवर्त। परिवर्त जो है उसमें फिर आपने इस हाथ को इधर लेके आना है, ट्विस्ट, आपकी कमर ट्विस्ट हो जाएगी। ट्विस्ट करके इस हाथ को ऊपर से ला के इसको पकड़िए। इस तरह दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। ट्विस्ट करें और फिर दूसरी साइड से ऐसे पकड़ लीजिए। अपोजिट हैंड से आपने पकड़ना है, बाहर से, पाँव के बाहर से। और आप शुरू में हाथ को भी ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसे पीछे की तरफ ले जाएं, हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएं, पहले ट्विस्ट करें। इसी तरह दूसरी साइड से भी पहले कुछ वक्त स्ट्रेच किया करें इस तरह पीछे की तरफ। बॉडी ट्विस्ट हो गई और फिर इसको ऊपर से लाइए और यहाँ से देखिए। तो ये आपका परिवर्त पश्चिमोत्तानासन हो गया। तो ये सारों के फ़ायदे आपके जो जानुशीर्षासन और जो पश्चिमोत्तानासन के फ़ायदे ये हैं कि ये आपके अंदर सफाई के निज़ाम को बेहतर करता है, आपके अंदर से टॉक्सिन्स खारिज करता है, आपके खून को प्योर करता है, आपके जिस्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके जिस्म को मजबूत करता है, आपको एक अलाइनमेंट देता है आपकी बॉडी को। और लेकिन इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि आपके हिप जॉइंट मूव करेंगे, आपके हिप जॉइंट से मूवमेंट होगी। जब भी आप जानुशीर्षासन करें, आप कोई भी जानुशीर्षासन कर सकते हैं, या आप परिवर्त जानुशीर्षासन भी करते हैं, या आप पश्चिमोत्तानासन भी करते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी एक बिल्कुल रॉड की तरह हो जाए, रीढ़ की हड्डी में जो मूवमेंट ख़त्म हो जाए, आपके हिप जॉइंट मूव करें। जैसे कि आप समझ लें कि ये आपका जिस्म है और उंगलियां सीधी होकर मूव कर रही हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपके ये जिस्म है और ये हिप जॉइंट हैं। अब आप बिल्कुल सीधी रखते हुए ऐसे बॉडी को मूव करेंगे। आप यहाँ सेंटर से अपने आप को वी शेप बनाएंगे। तो जितना सीना उठा के रखेंगे उतना आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स पे स्ट्रेच आएगा। जितने हैमस्ट्रिंग मसल्स पे स्ट्रेच आएगा, कभी आपको आपके हिप जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी आपको टेल बोन का इशू नहीं होगा। जितने आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छे होंगे उतना ही आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इनको बुढ़ापा ख़त्म करने के पोजेज़ भी कहते हैं। तो अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं तो आप ये पहले पोजेज़ करें, आप सदा जवान रहेंगे।